एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने फ्रेजेस की टाइप स्टार्ट कर ली थी और उसमें हम लोगों ने अपने डिफरेंट फ्रेजेस डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम ना आगे जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फ्रेजेस हमने करने हैं। तो उसका हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग पहले जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनके फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों के ना ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं क्लियर होगा कि जेरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। एक ना नए तरीके से आज हम उसको सीखते हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेरेंट लिखते हैं। हमारा जेरेंट क्या होता है? जेरेंट जो होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, हमारा वर्ब जो होता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज नोन एज अ जेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का इसको एक और ये डेफिनेशन आ गई। अब इसकी फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। टीचिंग इज माय हॉबी। तो ये हमारा टीचिंग जो है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा जेरेंट है। ठीक है, लेकिन मसला मसला पता है क्या आता है? सब कहते हैं ठीक है, जेरेंट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट्स अ नाउन, और ये हमारे सेंटेंस में आता है, तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ जेरेंट और दिस इज नॉट अ जेरेंट। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है जब इन्फिनेटिव की हम बात करते हैं। इन्फिनेटिव क्या, सॉरी, पार्टिसिपल की बात करते हैं। पर ठीक है, पार्टिसिपल दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस वो सॉरी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला आता है ये जगह। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन जो इसके फर्क आता है ना, वो फर्क यहाँ से आता है कि ये वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन होता है और ये वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और फिर आप अगर किसी को कोई मसला कहीं पर आया तो वो मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले हम जेरेंट की बात कर लेते हैं। जेरेंट की पहली जो होती है ना, कि अगर सेंटेंस में हमने चेक करना है वेदर दिस वर्ड इज एक्टिंग एज अ जेरेंट और पार्टिसिपल, हम उसका उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। उर्दू तर्जमे में अगर उस वर्ड के एंड में ना आए ना, तो वो शॉर्ट शॉर्ट जेरेंट होता है। उर्दू तर्जमे में, उर्दू तर्जमा, तर्जमा करना था इसको, तर्जमा करने के बाद जेरेंट की ट्रांसलेशन ना है। ओके, इसको थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं। ट्रांसलेशन में ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को देखते हैं। टीचिंग इज माई हॉबी। पढ़ाना मेरी हॉबी है। पढ़ाना हॉबी को पता नहीं है उर्दू में क्या? पढ़ाना मेरा शौक है। पढ़ाना मशगला, पढ़ाना। देखें हम यहाँ पर पढ़ाना जो है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है। हमने चेक करना है कि वेदर दिस वर्ड इज अ जेरेंट और अ पार्टिसिपल, तो हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। उर्दू में पढ़ाना आ गया, तो हमारे पढ़ाना, पढ़ना लिख दिया है,
पढ़ाना, तो ये ना की वजह से हमें पता चल गया है दिस इज अ जेरेंड। सही है। आई होप आप लोगों को पहली पॉसिबिलिटी समझ आ गई होगी। हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जेरेंड को ना हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जेरेंड को हम इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। जेरेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इन्फिनेटिव। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसी सेंटेंस को आगे लिखते हैं। टीचिंग इज माय हॉबी। अब इसको ना हम लोग इन्फिनेटिव से रिप्लेस करते हैं। इन्फिनेटिव यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख देती हूँ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा। यहाँ पे है टू टीच इज माय हॉबी। ये कंप्लीटली रिप्लेस हो गया, सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज अ जेरेंड। ये एक और आइडेंटिफिकेशन हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। थर्ड हमारा आ जाता है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट हमने शुरू में बात की थी सब्जेक्ट की बात की थी, और हमने बताया था कि सब्जेक्ट की जगह अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाएंगे तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। तो अगर हमारा नाउन फ्रेज की बात हो रही है तो हमेशा ये है कि सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन ही होता है ना, या वो कोई नाम होता है या वो फिर कोई बंदा होता है या गर्ल बॉय, इस तरह की बात होती है। लेकिन हम लोगों ने डमी सब्जेक्ट की भी बात की थी, तो ये जो होता है ना, ये एज डमी सब्जेक्ट एक्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्विमिंग इज माय प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज माय प्रोफेशन, स्विमिंग इज माय प्रोफेशन। दो स्विमिंग कोई एक्चुअल काम तो नहीं कर रहा, लेकिन दिस एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, और ये डमी सब्जेक्ट है हमारा। और डमी सब्जेक्ट जब होता है, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट जब होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो ये हमारा एक और पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली कि अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, तब वो जेरेंट हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसका क्या है, आई, अब एग्जाम्पल लिखते हैं। आई लाइक रीडिंग। अब मुझे रीडिंग पसंद है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद नहीं है, उसको मैंने ट्रांसलेशन ही नहीं की। मुझे पढ़ना पसंद है, ये वो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी भी हमने चेक कर ली, ट्रांसलेशन में ना आए। हम लोगों ने उसको, मुझे पढ़ना पसंद है, उसको अब हम ये वाली लगाते हैं, इन्फिनेटिव वाली। आई लाइक टू रीड, टू रीड वाली भी पॉसिबिलिटी लग गई हमें, इससे भी पता चल गया दिस इज जेरेंट। एक ये है कि हमारा ये आई लाइक टू डू व्हाट को आंसर कर रहा है, व्हाट को आंसर करने वाला हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एज ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो वो हमारा जेरेंट होगा हमेशा। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हम लोग जेरेंट अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकता है। लीजा, आपने यहाँ पे बोला, जो आपने स्विमिंग वाली एग्जांपल दी है अभी, उसमें आपने जब हमें सब्जेक्ट पढ़ाया था तो आपने उसको बोला था कि ये हु को आंसर करता है, तो यहाँ पे तो नहीं ना होगा। लेकिन देखिए ना, As a- सब्जेक्ट को ये हु को आंसर नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन हमारा डमी सब्जेक्ट की हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि वो कोई एक्चुअल काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो बस सेंटेंस में होता है। तो वो हु को एग्जैक्टली आंसर नहीं करना चाहिए इसको। ये जो है ये बस हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डमी सब्जेक्ट्स का हमें थोड़ा सा आइडिया रखना होता है ना, क्योंकि उसके अंदर तो हमारे पास उसको कोई आइडेंटिफाई करने का कोई खास हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो ये बस हमें पता है कि ये डमी सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि आज सब्जेक्ट आ रहा है, आज सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा जेरेंट है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप दूसरी पॉसिबिलिटीज लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सही है और किसी का जी। क्वेश्चन है?
चले, आई थिंक वी आर डन विद जेरेंट और सबको जेरेंट समझ भी आ गया है। हम लोग अब पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं और फिर हम इन्फिनेटिव में बात करेंगे। आई गेस इन्फिनेटिव इतना लंबा हो जाएगा कि इन्फिनेटिव पर बात खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनेटिव पर ना साथ कुछ उसके रूल्स होंगे उससे रिलेटेड ही। जो हमारा करेक्शन पैसेज आता है ना फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, तो वो करेक्शन पैसेज के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं, वो साथ में डिस्कस करूंगी, वो इन्फिनेटिव से रिलेटेड होते हैं। तो हम इन्फिनेटिव की टाइप्स पढ़ेंगे, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव, और साथ हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सही है, तो आज इंशाल्लाह हम लोग गोला काम करेंगे और फिर कल अपनी फ्रेजेस इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल पर। हम लोगों ने सबसे पहले ही बात कर लिया था कि पार्टिसिपल और जेरेंड में सबसे बेसिक फर्क क्या होता है। बेसिक फर्क ये होता है कि जेरेंड एक्ट्स एज अ नाउन एंड पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अब हम लोग को सिंपल पता चल जाएगा, हमारे पास जेरेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी सारी, 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। उन 4 पॉसिबिलिटी से हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पर लगाएंगे, तो अगर वो जेरेंड होगा तो हम कहेंगे दिस इज अ जेरेंड, अगर वो जेरेंड नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्टिसिपल। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उससे हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। आई लाइक सिंगिंग गर्ल्स। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट इज दिस वर्ड, उन्होंने ये वर्ड अंडरलाइन कर दिया एंड दे आर आस्किंग व्हाट दिस वर्ड इज ग्रामेटिकली। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें पता चल गया, ये या जेरेंड है या पार्टिसिपल है। अब हम इस पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी लगाते हैं इसके ऊपर, मुझे गाती लड़कियां पसंद है, तो इसमें ना नहीं आया, तो दिस इज शो शॉर्ट नॉट अ जेरेंड। तो यहां से हमें पता चल गया जेरेंड नहीं है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी लगाते हैं, अगर किसी को ट्रांसलेशन नहीं आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज्यादातर लोग कर लेंगे क्योंकि हमारा बचपन का काम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट के हम इस पर ना एक इसको इन्फिनेटिव से रिप्लेस करते हैं। आई लाइक टू सिंग गर्ल्स। सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज होगी, टू सिंग गर्ल्स नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वो भी उसने भी हमें बता दिया दिस इज नॉट अ जेरेंड। हम चेक कर लेते हैं whether this is a subject or an object. This is surely not a subject, not an object. तो ये हमारा पार्टिसिपल है। हम इसको क्रॉस आउट रूल से भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी क्रॉस आउट रूल किए कि ये वाला रूल इस पर लगाया, ये वाला, फिर उसने कहा नहीं दिस इज नॉट अ पार्टिसिपल, फिर हमने सेकंड रूल लगाया, फिर उससे भी हमें पता चला दिस इज नॉट अ जेरेंड। तो हम लोगों को पता चल गया शुरू में पार्टिसिपल है। अब किसी को ये रूल क्रॉस आउट रूल करने का नहीं दिल कर रहा, तो वही कर लेता है कि अब सिंगिंग के आगे पीछे देखते हैं। सिंगिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। गर्ल्स क्या है? हमारा नाउन है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज अ नाउन। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव जो है, हमारा एडजेक्टिव को रिप्लेस करने वाले फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल तो बहुत आसान होता है। जहां पर भी आपको किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नजर आए तो दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के लिए तो मतलब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़े से सिमिलैरिटीज आती हैं, जिसकी वजह से आपको इन दोनों में अलग करने के लिए आपको काफी सारे रूल्स देखने पड़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का तो कोई मसला ही नहीं है ना। है लिखते हैं ब्रोकन हार्ट। यहाँ पर हार्ट जो है दैट इज अ नाउन और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को हमें देखते ही पता चल गया दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल, तो उसको हम चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं। ब्रोकन हार्ट, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव होता है और हमारा थर्ड फॉर्म अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, और एक और है हमारा एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है इंजर्ड स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव होती है, और एडजेक्टिव जब थर्ड फॉर्म जब हमारा एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी ने नहीं पूछना कोई क्वेश्चन? मैं क्लियर है, सॉरी, क्लियर है? क्लियर है ठीक है, जी। हम इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं। इन्फिनेटिव पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने शुरू इसमें थोड़ा सा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने हमारी बीच में इन्फिनेटिव की बात हुई थी। इन्फिनेटिव होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सबसे आसान इसको आइडेंटिफाई करने वाला यही तरीका होता है। यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब हमें कहीं भी सेंटेंस में नजर आ जाए तो ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। इस पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और ये जो होता है ना फुल इन्फिनेटिव होता है, जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें डायरेक्टली दिख जाए। फुल इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें डायरेक्टली दिख जाए तो वो हमारा फुल इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आई वॉन्ट टू गो। यहाँ पर ये पार्ट जो है दिस इज अ फुल इन्फिनेटिव, तो ये हमारा इन्फिनेटिव आ गया। इसके बाद हम लोग एक और बात भी हमने शुरू में कही थी कि आई वॉन्ट टू डू वॉट, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए और वो इन्फिनेटिव की तरह एक्ट करे तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है वो उसका इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। और फंक्शन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको हम लोग नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। अब आपको पता है दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपको। एक तो वो क्या कहता है कि आपने अकॉर्डिंग टू फंक्शन बताना है। तो यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो इन्फिनेटिव है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिहाज से वो इन्फिनेटिव है। ठीक है, हमारा नाउन जो होता है उसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं आगे। वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन जो होता है वो जेरेंट कहलाता है। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर कभी कभार पूछता है कि आपने बताना है दिस फ्रेज इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब दोनों आ गए, नाउन भी आ गया, इन्फिनेटिव भी आ गया, हम किसको टिक करें? वो एंड में बता देगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस फ्रेज, तो हम कहेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन व्हाट इज दिस फ्रेज, हम फिर कह देंगे नाउन फ्रेज। लेकिन अगर उसने स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात ना की हो ना तो हम उसके पेरेंट को नहीं टिक करते, हम उसके नीचे वाले को टिक करते हैं, डॉटर वाले को टिक करते हैं, क्योंकि ये इसी से डिराइव्ड है ना, तो हम पे इसको टिक करेंगे। सही है। अब हम आगे बात कर लेते हैं अपनी इन्फिनेटिव की दूसरी टाइप पे, स्प्लिट इन्फिनेटिव। थोड़ा कलर चेंज करें, बहुत ब्लू ब्लू हो गया। स्प्लिट इन्फिनेटिव। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है कि हमारे पास जब हमारा एडवर्ब के से पहले टू आता है उसे हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, when two comes before, when two comes before an adverb, इसका फॉर्मूला है टू प्लस एडवर्ब। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक, he tries to casually read the book. He tries to casually read the book. Second. तो यहाँ पर टू जो है वो एक एडवर्ब के साथ आ रहा है, टू प्लस एडवर्ब।
तो कुछ बच्चे समझते हैं कि ये इन्फिनेटिव है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड दिस इन्फिनेटिव हैज एन एडवर्ब आफ्टर इट। तो अब वो कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव की एक टाइप है। यहाँ पर हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बस इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। हमारे पेपर में कोई इस पर इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। अब आ जाते हैं हमारे सबसे मुश्किल इन्फिनेटिव पे, जो कि बेयर इन्फिनेटिव है, और उस पर हम लोग कुछ साथ करेक्शन रूल्स भी डिस्कस करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे शुरू में बात की है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमारा इन्फिनेटिव होता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव जो होता है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कैसे कि ये बेयर इन्फिनेटिव है या फर्स्ट फॉर्म है? तो हम लोग ना चेक करने के लिए ये होता है हमारे पास इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। ये फुल इन्फिनेटिव, इसको एफ आई लिख देते हैं, तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है। एफ आई फॉर फुल इन्फिनेटिव, बी आई फॉर बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये होता है हमारा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर लिख लेते हैं किल। तो अगर कोई ऐसा बेयर इन्फिनेटिव होगा या फर्स्ट फॉर्म होगी जिसका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेगी, तब ही वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि किल का वर्ड जो है उसकी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बन रही है, तभी हम उसे कह रहे हैं कि दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर आप देखें, हम हैज भी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अगर हम यहाँ पर टू प्लस हैज बनाते हैं तो इसका तो फुल इन्फिनेटिव बनता ही नहीं है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। एज बेयर इन्फिनेटिव कभी भी नहीं एक्ट करता हैज। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? फिर आगे चलते हैं। अलीजा, ये मुझे सही समझ नहीं आया, आप दोबारा बता दें। अच्छा चलें, फिर से मैं बता देती हूँ यार। हम लोगों ने बात की फुल इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, बेयर इन्फिनेटिव जो होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि वेदर दिस वर्ड इज अ बेयर इन्फिनेटिव और नॉट। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेयर इन्फिनेटिव को, ठीक है, उस वर्ड को लिखेंगे और उससे ना फुल इन्फिनेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फुल इन्फिनेटिव बन गया तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, और अगर फुल इन्फिनेटिव नहीं बना उस वर्ड से तो वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं होगा। जैसे कि किल है, किल की हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने चेक करना है वेदर दिस वर्ड इज अ बेयर इन्फिनेटिव और नॉट। हम लोग इसका ना क्या करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। टू किल बन गया, टू किल हम यूज कर सकते हैं एज अ फुल इन्फिनेटिव, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज श्योरली अ बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन हैज जो वर्ड है ये भी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हम इसको भी तो कह सकते हैं कि दिस कैन बी अ बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं होता क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं बनती। समझ आई? जी समझ आ गई, थैंक इसकी यू। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जंप। तो ये टू जंप हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेयर इन्फिनेटिव है। और ना अब हम लोग इसकी एक और बात रख लेते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म होता है, इससे इसका फुल इन्फिनेटिव फॉर्म होनी चाहिए, और ये जो होता है ना सेंटेंस में सेकंड वर्ब होता है, इट इज ऑलवेज द सेकंड वर्ब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ही मेड मी रीड दिस बुक। अब यहाँ पर ये जो रीड है, ये बताएं क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि रीड भी हो सकता है। हाँ, टू रीड भी हो सकता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होता है। और मैंने जो ये सेकंड रूल लिखा है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज द सेकंड वर्ब। हमारा मेन वर्ब ये एंड दिस इज द सेकंड वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास टाइम है 8 मिनट्स लेफ्ट। चले हम देखते हैं कितना होता है हमसे।
फिर आगे कैरी करेंगे कल इंशाल्लाह। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ब ये है और सेकंड वर्ब ये है, तो हमेशा सेकंड वर्ब इज ऑलवेज अ बेयर इन्फिनिटिव। सही है। अब इसका हम लोग स्पेशल रूल्स लिख लेते हैं। स्पेशल रूल ये है कि पॉजिटिव वर्ब का किसी को पता है? अच्छा चले, मेरा नहीं ख्याल किसी को पता होगा पॉजिटिव वर्ब का, तो हम पहले पॉजिटिव वर्ब बता देते हैं। पॉजिटिव वर्ब हम लोग ना यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। बेयर इन्फिनिटिव पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन, फिर हम बताते हैं कि पॉजिटिव वर्ब को यहाँ पर वर्ब को डिस्कस करने की रीजन क्या है। पॉजिटिव वर्ब को डिस्कस करने की रीजन ये है कि व्हेन, पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लिख रही हूँ आप, व्हेन एक्स causes an action to y, एक्स कोई भी लड़का लड़की हो सकता है, वाई कोई भी लड़का लड़की हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, वो किसी को काम करने को कहेगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं आई मेड सारा कुक फूड फॉर मी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स है हमारा, इसने वाई को काम किए कहा है और काम वाई ने ही किया है, तो इस केस में पॉजिटिव वर्ब के बाद हमेशा 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 बेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। ये हमारा एक वर्ब है इन्फिनिटिव। अब ये हमारा एक रूल है जिसके अंदर ना पैसेज करेक्शन में हमें इसमें गलती आ सकती है। अब वो ना पैसेज करेक्शन में लिख देगा आई मेड सारा टू कुक फूड फॉर मी। टू कुक फूड फॉर मी ठीक लग रहा है, बट दैट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। और बेयर इन्फिनिटिव होता है हमेशा हमारा जब पॉजिटिव वर्ब लगता है। पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर हमारा ये है मेड, व्हेन एक्स causes an action to y, यहाँ पर मेड जो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ब है और ये कुक जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है। इस रूल की समझ आई है? लीसा, ये एरर करेक्शन में कैसे आ सकते हैं? एरर कनेक्शन में ये इस तरह आ सकता है कि हमारा वो यहाँ पर मेड लिख देगा, ठीक है। अब मेड के बाद ना हम लोगों को ये 3 वर्ड्स होते हैं, सॉरी, मेड होता है, एक होता है हमारा लेट, एक होता है हेल्प। ये तीनों पॉजिटिव वर्ब्स है और इनके बाद ना हमेशा हमारे पास आ जाता है बेयर इन्फिनिटिव। वो यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव लगा देगा और कहेगा आपने पैसेज करेक्शन करनी है। जैसे कि आई मेड सारा टू कुक फूड फॉर मी। देखने में ये हमें सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि मेड, लेट और हेल्प ये 3 ऐसे पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव आता है, कभी भी हमारे पास फुल इन्फिनिटिव नहीं आता है, ठीक है। समझ आई? फिर हम लोग बात कर लेते हैं हमारा स्पेशल रूल फॉर डेयर। स्पेशल रूल फॉर डेयर, हमारा स्पेशल रूल क्या है? व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन एक्स challenges y, full infinitive is mandatory. Full infinitive is used, ठीक है। अब यहाँ पे कोई x जो है, पहले हम लोगों को वो x जो है ना y को कह रहा था कि तुम ये काम करो, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में ना x जो है y को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और जब जब x y को हुक्म देता है तब बेयर इन्फिनिटिव आता है, जब चैलेंज करता है तब फुल इन्फिनिटिव आता है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, I dared
her to jump in the pool. अब यहाँ पर dared का वर्ड आ गया, dared, I challenged her, I dared her, एक ही मतलब होता है, X dared Y, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, फुल इन्फिनेटिव। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये dared की वर्ड की वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर हमने फुल इन्फिनेटिव लगाना है। तो रुकिए, मैंने थोड़ा, मुझे बता दिया तो नीचे कर देती। तो ये I dared her to jump in the pool, तो हमें इस dared की वर्ड से पता चला कि X is daring Y, और इसकी वजह से हमें पता चला कि हमने यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव लगाना है, और हमें ना वो पैसिव करेक्शन में ऐसे दे देगा, I dared her jump in the pool। देखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये dared जब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हमेशा हमेशा फुल इन्फिनेटिव आता है। और हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में, तो किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, इसके आज रूल्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि काफी सारे हैं। समझ आ गया? जी समझा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बेयरिंग मी, और यहाँ पर आने का शुक्रिया। और 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले रही थी, उसका सॉरी भी, क्योंकि कुछ इश्यूज हो रहे थे। और अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले, हम वेट कर रहे हैं। समझ आती है यार, मतलब मैं ऐसे इतना टाइम लगाती हूँ, या ये किसी को लगता है? जी समझ आती है। चले, शुक्र है। ये मैं ना YouTube पर पोस्ट कर दूंगी, तो